आदाब नाजरीन, यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर नौजवानों में स्मार्टफोन और टैबलेट तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अयोध्या में 22 चौराहों पर इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम नस्ब किया गया है, जिसका आज इफ्तिताह किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या में इतनी सहूलतें दी जाएंगी कि जब भी आप अयोध्या आएं तो फख्र से मुस्कुराएं और कहें कि आप भगवान राम का शहर है। इस मौके पर वो पिछली हुकूमतों को निशाना बनाना नहीं भूले। युवाओं के साथ कितना खिलवाड़ करती थी। कोई नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली से निकल पड़ते थे। पूरा गैंग निकलता था वसूली में। जिले जिले में इनके गैंग के लीडर थे और सभी लोग अपनी अलर्ट टोपी लगा करके निकलते थे और वसूली करते थे। पैसा भी जाता था, भर्ती विवादित होती थी, न्यायालय स्टे लगाता था, युवा को नौकरी भी नहीं मिलती थी। और अगर कभी कोई रिजल्ट आ ही गया तो उसमें इतना भेदभाव होता था, योग्य युवाओं को नहीं मिलता था। अयोध्या की बारी आती ही नहीं। अखिलेश यादव और एसपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी राम गोपाल यादव गोंडा पहुंचे। शहर के एक निजी होटल में साबिक वजीर विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई की और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने योगी हुकूमत पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश में इतनी झूठी सरकार किसी ने नहीं देखी होगी। इनका हर वादा जुमला निकला, इनका हर विज्ञापन की तस्वीर झूठी है और जो अपना संकल्प पत्र इन्होंने दिया था वो संकल्प पत्र पूरा नहीं किया। तो कोविड के समय पर जनता को जब से सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, उस समय सरकार ने जनता को अनाज छोड़ दिया। 1 साल पहले गरीबों को और सभी लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। उसी दिन सरकार घबरा गई। अब सुनने में आया कि उन्होंने भी बिजली की दरें कम करना शुरू किया है। किसानों के सिंचाई के लिए आधा कर दिया। समाजवादी लोग फ्री देना चाहते हैं, ये आधा देना चाहते हैं। अब जनता तय करेगी कि पूरा का पूरा बिजली का सिंचाई का फ्री किसान चाहता है कि आधा रेट देना चाहता है। लेकिन मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। बदायूं में आज राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी के कौमी सदर डीपी यादव ने एक बहुत बड़ी अवामी जलसे का एहतमाम किया। उन्होंने ऐलान किया कि वो 2022 के असेंबली इंतखाबात सासवान असेंबली सीट से लड़ेंगे। डीपी यादव 2007 में सासवान असेंबली सीट से राष्ट्रीय परिवर्तन पार्टी से एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने इशारा दिया कि बीजेपी के साथ हमारी बातचीत चल रही है, हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हो रही अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं है, बातचीत हो रही है। ये तय है कि कुछ छोटे छोटे दल हमारे साथ भी हैं, हमें उनका भी इंटरेस्ट कायम रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के 2-4 दिनों में जो पिक्चर क्लियर होगी आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, सहसवान विधानसभा क्षेत्र जो है, जहाँ से आप रह भी चुके हैं पहले विधायक, और बीजेपी से आपके राज्यसभा सांसद भी आप रहे हैं जी, तो अब क्या दिखता है कि सहसवान विधानसभा से आपकी दावेदारी पक्की मानी जाए, आप लड़ेंगे, ये निश्चित है? देखिए, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है तो जो भी उसका निर्णय सर्वोपरि है। पार्टी किसी एक आदमी का एकाधिकार नहीं है, वो कुछ पार्टियाँ होंगी, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कम से कम हमारे बारे में, हमारी पार्टी के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में जो पार्टी निर्णय करेगी वो फाइनल। एमआईएम लीडर असदुद्दीन अवैसी ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असदुद्दीन अवैसी ने दीगर पार्टियों की जानिब से जारी होने वाले मैनिफेस्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जितने भी मैनिफेस्टो दीगर पार्टियों की जानिब से जारी किए गए हैं, सब झूठे साबित हुए। इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे
उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास ये रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर ले कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवादी है। ये डेटा इन तमाम बातों, इन सवालों का जवाब देगा। मुझे इस पर और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तौर पर बीजेपी ने कहा था कि हम 70 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 70 लाख, उनका 2017 का मैनिफेस्टो पढ़िए। और असेंबली में 7 फरवरी 2020 को योगी आदित्यनाथ के एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर मौर्य साहब कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर पर उत्तर प्रदेश के 33,20,000 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। तो ये एक रिपोर्ट है। हम तो ये चाहेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी इसको पढ़े, हर पॉलिसी मेकर इसको पढ़े, उत्तर प्रदेश के वोटर्स पढ़े और वो फैसला कर लें कि क्या वाकई मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है, क्या वाकई मुसलमानों का अपलिफ्टमेंट हुआ है। कन्नौज में समाजवादी पार्टी की पॉलिसियों से खुश होकर जिला सदर की क़यादत में सैकड़ों लोग एसपी में शामिल हुए। एसपी लीडरान ने फूलों के हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। कन्नौज के रहने वाले लल्ला बाबू काफी अरसे से बीएसपी के लिए काम करते थे। एक जानी मानी हस्ती जनपद की लल्ला बाबू के नेतृत्व में सैकड़ों लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से तहे दिल से सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये समाजवादी पार्टी को एक नई दिशा देंगे, संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। और साथ में मैं इनके साथ आए लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम समाजवादी लोग हैं, इनकी आन मान शान और सम्मान की लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के एमएलसी राजगोपाल कश्यप की बीजेपी पर सख्त तनकीद की। राजगोपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा आखिरी अंतिम यात्रा साबित होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार नहीं बल्कि रोगी सरकार है। जनता ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया है, ये कहना है उनका। किसानों को रोजगार कब देगी, किसानों की आय कब दुगनी करेगी, आरक्षण जो घोटाला किया है उसको कब करेंगे, खाली वैकेंसियां कब भरेंगे, ये बताए सरकार कि जो खेतों में जानवर चर रहे उसका मुआवजा कब देंगे। हर मोर्चे पे विफल सरकार और अयोग्य सरकार, अनुपयोगी मुख्यमंत्री को जनता हटाने जा रही है। जन विश्वास, जनता किसी को विश्वास ही नहीं, वो जन विश्वास यात्रा नहीं, वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। अरे उस यात्रा से ही तो घबराए किसान भी, लेके दिन में धड़ाम। इनकी मीटिंगों में तो भीड़ नहीं आ रही, किराए से बुलाए जा रहे हैं, कलेक्टरों से धमका के बुलाए जा रहे हैं, कप्तानों कोतवालों को लगाया जा रहा, प्रधानों को धमकाया जा रहा, पैसा बांटा जा रहा, शराब पिलाई जा रही, उस पे आ रहे हैं लोग। झंडा उनका लगा के मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, लेकिन वोट पूछो किसको दोगे तो कह रहे अखिलेश यादव जी को देंगे। मुख्यमंत्री के तौर पे योगी से बड़ा अयोग्य मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। आज उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी से नाराज है। अरे जनता ने बंटवारा कर दिया है, सब समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग जीतेंगे और बीजेपी का सफाया होगा। यूपी चुनाव में बीजेपी हुकूमत की तरफ से किसानों को फराहम की जाने वाली बिजली के बिल में 50% की रियायत दिए जाने के वादे का कांग्रेस ने जमकर मजाक उड़ाया। बीजेपी के ऐलान को कांग्रेस ने एक चुनावी जुमला करार दिया। कांग्रेस अक़लियती मोर्चा का कहना है कि 5 बरस इख्तिदार में रहने वाली योगी हुकूमत को इससे पहले किसानों की बेहतरी का ख्याल नहीं आया था। कांग्रेस ने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा कीमत पर बिजली फराहम की जा रही है। बंदूक के दम पर किसानों की आवाज को दबाने वाली भाजपा सरकार अब सूबे के अंदर किसानों का 50% बिजली का बिल माफ करने का झूठा वादा कर रही है। यह वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो देश के अंदर सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के किसानों को बेचने का काम कर रही थी। और अभी चुनावी बिल्कुल बजा भी नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने किसानों से झूठा वादा करते हुए उनको 50% बिजली का बिल में माफी देने का काम किया है। ये 50% माफी नहीं दे रहे हैं, बल्कि 50% अपनी हार को स्वीकार करने का काम कर रहे हैं। ये सत्ता में जब तक थे किसानों से लगान के तौर पर सबसे महंगी बिजली देने का काम कर रहे थे।
ये हमेशा सत्ता में रहते हुए सत्ता हथियाने के लिए झूठा वायदा करते हैं। इसलिए भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा उत्तर प्रदेश की जनता देख रही और पहचान रही। यूपी इंतखाबी जंग में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है और अब बात करेंगे एमआईएम की। एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी यूपी इंतखाबात में पूरा दमखम लगा रहे हैं। अवैसी के मुताबिक यूपी में मुसलमान उनके वोट के जोर पर हुकूमत करेंगे। उनका कहना है कि अगर 11% यादव कई बार अपना वजीर आला बना सकते हैं तो 19% मुसलमान ऐसा क्यों नहीं कर सकते। अवैसी की यादव और मुस्लिम की सियासत पर पेश है यह खुसूसी रिपोर्ट। के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहदा ताकत बनाने की जरूरत है। आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। आपको, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको आपका हिस्सा मिले, आपका मुकाम मिले, तो याद रखो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जिस तरह उत्तर प्रदेश में दलितों ने और खास तौर से जाटवों ने बहन मायावती को अपना नेता बनाया, जिस तरह उत्तर प्रदेश के यादवों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता बनाया, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि इस चुनाव में आने वाले विधानसभा के असेंबली के इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अपना हिस्सा लेना है। आपको अपना हिस्सा लेना है और हिस्सा लेकर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अवैसी का मुस्लिम यादव 11 बमुकाबला 19 फार्मूला आजकल मुस्लिम समाज में मौजूए बहस बना हुआ है। ये फार्मूला सियासी हलकों में भी मौजूए बहस बना हुआ है। अवैसी मुसलसल अपनी रैलियों में मुसलमानों को उनके 19% वोटों की ताकत का एहसास दिलाते हुए मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक रैली में अवैसी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को गांधी जी के 3 बंदर करार देते हुए कहा कि मुसलमानों के मसाइल पर उनकी आंखें, कान और मुंह हमेशा बंद रहते हैं, लिहाजा मुसलमान उनको छोड़कर मजलिस को अपनी पार्टी बनाएं। ओवैसी के मुताबिक मजलिस यूपी के मुसलमानों को मुत्तहिद करने और उन्हें उनकी सियासी ताकत का एहसास दिलाने आई है। ओवैसी का यादव मुस्लिम फार्मूले का अगर तज्जिया किया जाए तो पता चलता है ना तो सभी यादव समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं और ना ही तमाम मुसलमान। दीगर पसमानदा जातें यादवों के साथ बड़ा इत्तेहाद बनाती हैं। ठाकुर और ब्राह्मण भी कई जगह इकट्ठे होते हैं। इसमें मुसलमानों के वोट का बड़ा हिस्सा हासिल होता है, फिर ये जीतने का एक फार्मूला बन जाता है। ये मसावात पूरी रियासत में एक जैसी नहीं है, बल्कि हर जिले में मुख्तलिफ हैं। ये मसावात हर असेंबली सीट पर भी मुख्तलिफ है। इसलिए पूरी रियासत के आदाद व शुमार को मिलाकर ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सिर्फ मुसलमानों के वोटों की मदद से इख्तिदार में आते हैं। असदुद्दीन अवैसी अपनी रैलियों में यूपी में यादव आबादी को 11% बताते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ है। आबादी की बुनियाद पर मरदूमशुमारी ना होने की वजह से जात पात के दुरुस्त आदाद व शुमार दस्तयाब नहीं हैं, लेकिन इंतखाबी सर्वे एजेंसियों के मुताबिक यूपी में 8 से 9% यादव हैं। रियासत की तमाम पसमानदा जातों में यादवों का हिस्सा तकरीबन 20% है। यादव शुरू से ही यूपी की सियासत में मुतहर्रिक रहे। यही वजह है कि आज़ादी के बाद से पसमानदा जातों में यादवों के अलावा कोई वजीर आला नहीं बन सका। 1977 में इमरजेंसी के बाद हुए इंतखाबात में जब जनता पार्टी की हुकूमत बनी तो राम नरेश यादव वजीर आला बने। मुलायम सिंह यादव 1989 में वजीर आला बने, जब वीपी सिंह की क़यादत में कांग्रेस का सफाया हो गया। बाद में मुलायम सिंह यादव फिर वजीर आला बने। 2012 में जब समाजवादी पार्टी को कतई अक्सरियत मिली तो उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को वजीर आला बनाया। इस बात पर भी गौर किया जाना जरूरी है
कि अकेली समाजवादी पार्टी यादव वोटों की ठेकेदार नहीं है। बीजेपी ने बहुत पहले यादव वोट बैंक को तोड़ा था, जिसे एसपी का कोटा समझा जाता था। ये 1990 की दहाई में ही था जब बीजेपी ने मुलायम सिंह के खिलाफ अशोक यादव जैसे लीडर को खड़ा करके यादव वोटों का एक बड़ा हिस्सा अपनी जानिब कर दिया था। 2017 के असेंबली इंतखाबात में यादवों को बड़े पैमाने पर भगवा कर दिया गया था। यही वजह थी कि 2012 में 224 सीटें हासिल करने वाली एसपी सिर्फ 47 सीटें ही जीत पाई। 2007 में जब बीएसपी को कतई अक्सरियत मिली तो यादव की अक्सरियत मायावती के साथ थी। यादवों की तरह कुछ ऐसा ही हाल यूपी में मुसलमानों का भी है। यूपी का 19% मुस्लिम मुआशरा पूरी तरह मुत्तहिद नहीं है। मुस्लिम मुआशरा भी हिंदू समाज की तरह अगली पिछड़ी जातों में बटा हुआ है। मुस्लिम मुआशरा मजहबी लिहाज से कई मसाइल और फिरकों में बटा हुआ है। इनके दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। कई जगहों पर पसमानदा मुसलमान ऊंची जात के मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। ऐसे में ये सवाल वाकई अहमियत का हामिल है कि आखिर असदुद्दीन अवैसी के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है जो 19% मुसलमानों को उनके हक में मुत्तहिद कर देगा। यह सच्चाई है और जब हम इन तमाम हकीकत को बयान करते हैं तो सबको लगता है ये क्या बकवास अनाप शनाप बक रहा है। मैं अनाप शनाप नहीं बक रहा हूं, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। तुम ख्वाब तो देखो, तुम ख्वाब तो देखो ना, तुम हिम्मत करो ख्वाब देखने की। मेरी बेटी देश की प्रधानमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह ताला, मुसलमानों की बेटी। मैं जिंदा रहूं या ना रहूं ये ख्वाब होगा इंशाअल्लाह पूरा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। यूपी असेंबली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले सियासी जमातों की अवामी रैलियों का सिलसिला भी जोरों शोर से जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी की मुखालफत सियासी जमातें अवामी मसाइल को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं, वहीं सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि बीजेपी अपनी हुकूमत में 5 साल के रिपोर्ट कार्ड में तामीरी और तरक्याती कामों से ज्यादा अवामी रैलियों में मखसूस तबके को निशाना बनाकर वोट पोलराइजेशन के जरिए अपना सियासी मकसद हासिल करने की कोशिश कर रही है। सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी की रैलियों में वजीर आला योगी आदित्यनाथ से लेकर जेपी नड्डा, अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी तक की तकरीरों में इस बात की झलक साफ नजर आती है कि मुख्तलिफ वाक़यात और कार्रवाइयों का जिक्र करके मखसूस तबके को निशाना बनाकर वोटरों के एक बड़े हिस्से को पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, यहाँ समाजवादी पार्टी ने एक निजाम बनाकर रखा था। निजाम का स्पेलिंग है NIZM ZAM। मित्रों, एन से था नसरुद्दीन, आई से इमरान मसूद, जेडे से आजम खान और एम का मतलब है मुख्तार अंसारी। कि सरकार आतंकवादियों को मुकदमों को वापस लेती थी और हम आतंकवादियों को ठोकने के लिए ATS का सेंटर बना रहे हैं। उनको ठिकाना लगाने के लिए सेंटर बनाए जा रहे हैं। अगर देश के खिलाफ साजिश करोगे, हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे, तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे और पहले की सरकार अपने खेल में लगी रहती थी। पहले की सरकारों के खेल का ही नतीजा था कि लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर
पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि बीजेपी समाज के एक बड़े तबके को एक मखसूस तबके का खौफ दिखाकर अपनी बिछाई हुई सियासी बसात पर मुखालिफ सियासी जमातों को मात देने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यक समुदाय जो है, और मैं साफ तौर पर कहूं तो मुस्लिम जो है, वो हमारे राज में ही कंट्रोल रह सकता है। अगर इस मुस्लिम को कंट्रोल रखना है और खराब धंधों, गलत धंधों और ईमानदारी सरकार और ये सरकार, कुल मिलाकर वो रह सकता है। वरना फिर ये अगर दूसरी पार्टी की सरकार आई तो ये पहले की तरह ये चोरी का, डकैती का धंधा फलने फूलने लगेगा। वो ये एक मैसेज क्रिएट करना चाहते हैं। और कुल मिलाकर अगर इसे देखें तो महीन तरीके से ये चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण करने की एक पहल है। मैं ये समझता हूं कि ये अगर कुछ काम किया होता तो ये मैसेज देने की जरूरत ही नहीं थी, सब लोगों को काम दिखाई देता। आज जिस तरह से आपने क्या किया है कि एक मखसूस तबके को एक टारगेट बनाकर हर जगह, हर स्पीच में, हर अपने काम में उसको टारगेट किया हुआ है। कहीं मिसाल के तौर पे आपने एटीएस सेंटर का क़याम किया है तो उसमें एक ख़ास तौर से आपने इसका इशारा दिया कि यहाँ जो आतंकवादी और जो इस तरह के तबका था वो अब यहाँ सिर नहीं उठा पाएगा। कि इसके मायने क्या उसी जगह में एक आतंकवादी है। सियासी तकरीरों में राम मंदिर की तामीर, माफिया, दहशतगर्दी और नकल मकानी का जिक्र करके बीजेपी ने अपने वोटरों को पैगाम देते हुए मुखालिफ सियासी जमातों के सामने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब देखना है कि मुखालिफ सियासी जमातें बीजेपी को मात देने के लिए किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार करती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।